हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की बुक है हमारी अंतराल भाग 1। इसका हम आज तृतीय अध्याय कर रहे हैं आवारा मसीहा। ये पाठ हमारे सामने विष्णु प्रभाकर जी ने रखा है। ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। तो ध्यान रखिएगा, क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। इन जो कोर्सेज हमारे कोर और इलेक्टिव हैं, इनमें दो अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, तो इनमें बुक्स भी आपकी अलग ही चलती हैं। तो इनको आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपका कोर्स क्या है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारा इलेक्टिव का है, तो इसमें हमारी 3 बुक चलती हैं। अंतरा भाग 1 हिंदी की पहली पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 1। इस अंतराल भाग 1 में के अलावा एक पुस्तक और है, वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी पुस्तक है, ये ऐसी पुस्तक है जो क्लास 11th में भी चल रही है, क्लास 12th में भी चल रही है। ठीक है, क्लास 11 12 तो दोनों में चल रही है। अब ये जो 11 12 में चल रही है, इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और जो चैप्टर 11th के हैं वो आपके दोनों ही कोर्सेज में चल रहे हैं, यानी कि कोर और इलेक्टिव दोनों में ही चल रहे हैं। तो ये अब आपको बहुत अच्छे से जो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका जो कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो अब हम जैसे आज इलेक्टिव करा रहे हैं, तो आज हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका अंतराल भाग 1 का तृतीय अध्याय है आवारा मसीहा। अब आवारा मसीहा के आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है हमारा ये। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, इसलिए इनको सावधानी से देखिएगा। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सुंदर कलम में नया निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षर कौन लिखता था? अब ये जो वक्तव्य दिया गया है, ये किसके लिए बोला गया है? कौन है जो एक सुंदर सी कलम में एक बढ़िया सी निब डालकर लिखा करता था? तो चैप्टर में ये जिसके बारे में कहा गया है वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के पिताजी मोतीलाल के लिए बोला गया है। कि मोतीलाल को आपके जो उनकी प्रवृत्ति थी वो हम लोगों ने देखी है कि वो थोड़ा यायावर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यायावर का मतलब जानते हो ना, जो थोड़ा घुमक्कड़ लोग होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, और उनके शौक बहुत होते हैं, लेकिन वो शौक जो हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुए। मोतीलाल जी है ना, कोई भी चीज़ें, जैसे कोई लेखन कार्य शुरू किया, चित्रकारी शुरू करी, कुछ भी शुरू किया उन्होंने, लेकिन उसे वो पूर्ण नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते थे। उनको विचरण करना, घूमना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, इसीलिए वो किसी एक जॉब पे भी नहीं टिके। तो ये किसके लिए बोला गया है? मोतीलाल जी। और मोतीलाल जी कौन है? वो शरद चंद्र जी के पिताजी। पहला क्या है? शरद चंद्र, सुरेंद्र, मोतीलाल या बाबू अघोरनाथ। तो ये बात बोली गई है मोतीलाल जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक की बत्ती बुझाने का दंड किसे भुगतना पड़ा? अब याद है कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर किसी ने जो है दीपक की बत्ती बुझा दी थी, और उसका दंड जो है, जब नाना जी ने, अघोरनाथ जी ने खूब पिटाई करी थी उसकी, तो ये किसका था? मणि, शरद चंद्र, सुरेंद्र या देवी? तो ये बात हुई थी, देवी की पिटाई हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, गांगुली परिवार में किस कार्य को शास्त्र में समुद्र यात्रा के समान काल माना जाता था? आप गांगुली परिवार कौन है? जो क्या आपके शरद चंद्र जी के नाना जी का परिवार। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, लिंक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शरद चंद्र जी का जो नाना जी हैं, उनका परिवार गांगुली परिवार है। तो गांगुली परिवार में आप जैसे जानते हैं कि वहाँ बहुत ही सख्त नियम और कायदे थे, और उन सख्त नियम कायदों का पालन करना बहुत ज़रूरी था सभी के लिए। अब उसमें एक बच्चों के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। बच्चे सिर्फ क्या हैं? पढ़ाई करें बस, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना था। खेलना कूदना बिल्कुल पूरी तरह मना था। तो उसी में एक ऐसा काम बताया गया है जो कि पाठ में इसी लैंग्वेज में लिखा है, कि जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र यात्रा करना जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, उसी तरीके से गंगोली परिवार में ये चीज़ जो है बुरी मानी गई। अब वो चीज़ क्या है जो बोली गई है बुरी? पहला है पतंग उड़ाना, दूसरा है लट्टू घुमाना, तीसरा गोली खेलना, चौथा है गिल्ली डंडा खेलना। तो जो समुद्र यात्रा की तरह एकदम काल माना गया है वो है आपका पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाना मतलब बच्चों ने तो पाप कर दिया, वो काम था। प्रश्न संख्या 4 है, जिस समय शरद के छोटे नाना मणि को मार रहे थे
उस समय शरद कहाँ जाकर छिप गया। अब देखिए क्या है, जिस समय शरद के छोटे नाना जो हैं वो मणि को, अब छोटे नाना कौन थे, अघोरनाथ, जब मणि को मार रहे थे तो शरद कहाँ जाकर छुपा था, तपोवन में, गोदाम में, पास के टूटे फूटे महल में, या गंगा के किनारे। तो उसे कहाँ छुपाया गया था, छोटी नानी ने छुपाया था, वो था गोदाम में, कहा था जाकर छुप जाओ नहीं तो तुमको भी मार पड़ेगी। प्रश्न संख्या 5 है, शरद को जन्मे जय की तरह नाग यक्ष करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। अब जन्मे जय जो नाग यक्ष है वो एक मंत्र था जो उसने किताब से पढ़ा था, तो ये प्रेरणा मिली उसे कहाँ से थी, संसार कोश नामक पुस्तक से, मृत्युंजय सपेरे से, विषाक्त सांप के काटने से, या तपोवन से। तो उसे ये प्रेरणा मिली थी संसार कोश नामक पुस्तक से। उसने एक पुस्तक में पढ़ी थी जो एक मंत्र था जिसमें सांप को वश में किया जा सकता था और उसके जहर को उतारा जा सकता था। तो उसने कई चीजें वहां पर पढ़ी थी, तो वो कहाँ पढ़ी थी उसने, संसार कोश नामक पुस्तक से। प्रश्न संख्या 6 है, राम रतन मजूमदार के कितने पुत्र थे। अब आपको बताना है राम रतन मजूमदार के कितने पुत्र थे, 5, 6, 7 या 8। तो उनके पुत्र थे 7, यानी कि राम रतन मजूमदार यानी कि नाना जो हैं वो 7 भाई थे, ध्यान रखिएगा, नाना के पिताजी, हाँ, उनके कितने 7 पुत्र हुए, तो नाना कितने हुए, 7 लोग हुए। प्रश्न संख्या 7 है, देवदास की पारो, बड़ी दीदी और माधवी और श्रीकांत की जय लक्ष्मी, ये सब किस पात्र के विकसित और विराट रूप हैं। ये जितने नाम आपको दिए गए हैं, देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी, श्रीकांत की जयलक्ष्मी, तो यहाँ पर देवदास, बड़ी दीदी और श्रीकांत ये उनकी जो है सभी उपन्यास के नाम हैं। इन उपन्यास में जो नायिकाएं रही हैं जैसे कि पारो, माधवी और जयश्री, इन सभी का कैरेक्टर उन्होंने अपनी वास्तविक लाइफ से लिया है, एक्चुअल में जो उनकी रियल लाइफ है उसमें से इन कैरेक्टर्स को लिया है। अब ये कैरेक्टर्स जो हैं किससे लिए हैं उन्होंने, भुवन मोहिनी अर्थात उनकी जो क्या कहते हैं माँ है उनसे, धीरू जो उनकी दोस्त थी, बाल विधवा दीदी या विंध्यवासिनी, तो जिससे लिया था वो कौन थी, वो थी धीरू जो उनकी मित्र थी। जिस तरीके से धीरू का क्या कहते हैं नेचर है, चंचल, शरारती, नटखट जैसा है ना, उसी तरीके से इन सभी को उन्होंने उपन्यास में धीरू का ही रूप धारण करके उन सारी नायिकाओं को प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 8 है, शरत चंद्र ने अपने अकाल्पिक ढेरी प्रवास को किस कृति में अमर किया है। अब उन्होंने किस में किया है, ग्रहदाह, श्रीकांत, काकावासा या चरित्रहीन, तो उसमें किस में इन्होंने किया है, वो है आपका ग्रहदाह में। प्रश्न संख्या 9 है, नयन बागड़ी शरत चंद्र की दादी से 5 रुपए मांगने क्यों आया था। अब नयन बागड़ी क्यों उन्हें शरत चंद्र की दादी से 5 रुपए मांगने आया था, शरत के लिए बांस लाने हेतु, पुस्तक लाने हेतु, बांस की कमचियां लाने हेतु या गाय लाने हेतु। तो वो किस लिए लाया था, वो लाया था गाय लाने हेतु, वो पैसे मांगने के लिए आया था। प्रश्न संख्या 10 है, पाठ में पावड़ा किसे कहा गया है। अब पाठ में एक शब्द आया है पावड़ा, इसका तात्पर्य क्या होता है, मछली पकड़ने का साधन, गंगा किनारे का एकांत स्थान, मेहमान, बांस का 2-3 फीट का डंडा। तो अब पाठ का जो पावड़ा दिया गया है वो है आपका बांस का 2-3 फीट का डंडा, उसको बोला जाता है पावड़ा। प्रश्न संख्या 11 है, बालक शरत को जब उसकी माँ पहली बार उसके नाना के घर ले गई तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। अब जब पहली बार लेके गई थी तो किस तरीके का, बाद में तो वो हमेशा वहीं जाकर रहने लगे थे, लेकिन देखिए पहले क्या था, वो देवानंदपुर में रहते थे, वहाँ पर उनका जन्म हुआ, वो वहीं पर रहे, लेकिन जब घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो उनकी माता भुवन मोहिनी जो है पूरे परिवार के साथ अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। तो उससे पहले जब इनका जन्म हुआ तो उससे पहले जब ये शिफ्ट हुए परमानेंट नाना के यहाँ, तो उससे पहले 3 बार जो है वो अपने नाना के यहाँ जा चुके थे अपने पैदाइश के बाद भी। तो जब वो पहली बार गए थे तब क्या हुआ था, नाना नानियों द्वारा उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की गई थी। धन अर्थात पैसा, अलंकार मतलब गहने। उन नाना नानियों के भाई पहली जो है नाती हुआ तो ये इसलिए था,
नेक्स्ट क्या है, नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में उठाया था। तीसरा, सभी ने बहुत स्नेह प्रदान किया था। घा उपरोक्त सभी, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये सभी कुछ हुआ था, तो सीधे सीधे क्या हुआ, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 है, बालक शरद चंद्र को घर पर पढ़ाने आने के लिए नियुक्त किए गए अध्यापक का क्या नाम था। अब जो अध्यापक नियुक्त किए गए थे उनका नाम क्या था, अजय पंडित, अक्षय पंडित, अबोध पंडित या अमोल पंडित। तो नाम जिनका एक ही रूल था कि बच्चों को डंडे के बगैर पढ़ाई चढ़ती नहीं है, पढ़ाई विद्या आती नहीं है, जिनका नियम था, तो वो कौन थे, वो थे आपके अक्षय पंडित। प्रश्न संख्या 13 है, बालक शरद चंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए अक्षय पंडित की क्या विशेषता थी, उनकी क्या क्वालिटी थी। अक्षय पंडित मानो यमराज के सहोदर अर्थात सगे भाई थे। नेक्स्ट, उनका मानना था कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में होता है। तीसरा, उपरोक्त दोनों। चौथा था, वह बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करने आते थे। तो क्या है सही, यहाँ पर उपरोक्त दोनों हैं। अक्षय पंडित मानो यमराज के सहोदर अर्थात सगे भाई थे, अर्थात वो इतने ज़्यादा डरावने थे, मतलब बाय फेस नहीं, बाय नेचर, कि लोग देखकर डर जाते थे। दूसरा, उनका मानना था कि विद्या का निवास जो है वो गुरु के डंडे में होता है, जब तक तुमको डरना नहीं पड़ेगा तुम्हें चीज़ें नहीं आएंगी। तो सही क्या है, उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 14 है, शरद के विद्यालय की घड़ी अक्सर समय से आगे कैसे चलने लगती थी। अब शरद के जो स्कूल की जो घड़ी थी वो जो भी समय बज रहा है उसके हमेशा आगे हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वह घड़ी खराब थी, क्योंकि प्रधानाचार्य उसको समय से आगे करवा देते थे, यानी कि जो भी समय है उससे आगे करके चलो, क्योंकि उस घड़ी के सेल खत्म हो गए थे। नेक्स्ट है, क्योंकि उस घड़ी को शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र या उसके सहपाठी आगे कर देते थे। तो सही ऑप्शन क्या है, घा, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो उनकी उसे आगे कर देते थे, हाँ कि ठीक है जो भी समय, और इसको लीड कौन करता था, खुद शरद करते थे। तो सही ऑप्शन हमारा घा होगा। प्रश्न संख्या 15 है, शरद के पिता का क्या नाम था, मोतीलाल, सुरेंद्र, अक्षय पंडित या भुवन प्रसाद। तो यहाँ शरद के पिता का नाम था, जो तो मैंने आपको पहले बताया, मोतीलाल नाम था। प्रश्न संख्या 16 है, शरद के पिता मोतीलाल कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो उनका जो नेचर था वो किस तरीके का था। यायावर प्रवृत्ति, स्वप्नदर्शी, उपरोक्त दोनों या मिलनसार। तो देखिए आपको बता दूं मैं, यायावर प्रवृत्ति यानी कि जिन्हें बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति का बोला जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने, इन सारी चीज़ों में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो वो होते हैं यायावर प्रवृत्ति के। नेक्स्ट है स्वप्नदर्शी, जो सपना देखने में बड़े माहिर होते हैं, जिनको सपना देखना, ये सारी चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, उपरोक्त दोनों। तो सही है हमारा उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 17 है, शरद की माता का क्या नाम था। अब शरद जी की माता जी का क्या नाम था, मनमोहिनी, भुवन मोहिनी, सौदामिनी या यायामिनी। तो उनका नाम क्या था, भुवन मोहिनी। सही ऑप्शन है हमारा खा। प्रश्न संख्या 18 है, शरद के पिता मोतीलाल जब घर वालों का भरण पोषण नहीं कर पाए तो उनकी माता ने क्या किया। अब शरद की जो है ना भरण पोषण नहीं कर पाए तो उनकी माता द्वारा क्या किया गया, अपने पति का त्याग कर दिया, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, इस दुनिया का त्याग कर दिया, पूरे परिवार के साथ अपने पिता के यहाँ चली गई। पूरा परिवार लेकर कहाँ चली गई, अपने पिता के यहाँ चली गई थी, नौकरी करने लगी थी। तो जब भाई आर्थिक परेशानी हुई थी तो भुवन मोहिनी ने क्या किया था, वो अपने पूरे परिवार को लेकर अपने पिता के घर चली गई थी, यानी कि केदारनाथ जी के यहाँ। प्रश्न संख्या 19 है, शरद के नाना का क्या नाम था। अब शरद के नाना जी का क्या नाम था, बद्रीनाथ, रामेश्वर प्रसाद, केदारनाथ या जगन्नाथ। तो उनके पिताजी का नाम था केदारनाथ। प्रश्न संख्या 20 है, शरद के नाना का घर कहां पर था। उनके नाना का घर कहां पर था, भागलपुर, सोलन, आसनसोल या गया। तो उनके नाना का जो घर था वो था आपका भागलपुर में। प्रश्न संख्या 21 है,
शरद जब अपने नाना के घर भागलपुर आए तो उनको किस स्कूल में भर्ती कराया गया था? अब जब वो आए तो उनको कौन से स्कूल में, स्कूल का क्या नाम बताया गया जहां भर्ती कराया गया था? प्रभुचरण हाई स्कूल, दुर्गाचरण ME स्कूल, राम नारायण विद्यालय, विभाचरण छात्रवृत्ति स्कूल। तो उनका एडमिशन कराया गया था दुर्गाचरण ME स्कूल में। प्रश्न संख्या 22, भागलपुर में स्कूल में एडमिशन से पहले तक शरद ने क्या पढ़ रखा था? अब भागलपुर में यानी कि जब नाना के यहाँ आए वो, तो तब तक उन्होंने क्या चीज़ें पढ़ रखी थी जो अभी तक यहाँ इनको नहीं, मतलब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल नई चीज़ें पढ़ी, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने देवानंदपुर में पढ़ी थी वो कुछ और था, जिसका मेंशन इसको पाठ में भी किया गया है। क्या था आपका? सीता वनवास, प्रकांड व्याकरण, बोधोदय, सद्भाव सद्गुरु। तो उन्होंने जो पढ़ रखा था वो क्या था? बोधोदय। ये पहले से पढ़कर रखा हुआ था, लेकिन बाकी जो चीजें यहाँ उन्होंने पढ़ी वो एकदम नई थी। भागलपुर में स्कूल में दाखिला लेने के पश्चात शरद को किस चीज की पढ़ाई करनी पड़ी? अब उन्होंने किस चीज की पढ़ाई करी? देखिए क्या है, चारु पाठ, प्रकांड व्याकरण, सद्भाव सद्गुरु, सीता वनवास या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो उन्होंने बात करी वो थी उपरोक्त इन सभी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ भागलपुर में आकर पढ़ाई करी जो इन्होंने पहले से नहीं पढ़ रखी थी। प्रश्न संख्या 24, शरद के छोटे नाना अघोरनाथ के बेटे का क्या नाम था जो कि शरद के सहपाठी भी थे? सहपाठी अर्थात जिस क्लास में शरद पढ़ते थे उसी क्लास में वो भी पढ़ते थे, और वो उनके छोटे नाना अघोरनाथ जी के बेटे भी थे। तो अगर इस रिश्ते को आप समझोगे तो क्या होगा? शरद के मामा हुए जो उनके साथ पढ़ते थे। तो वो कौन थे? सुरेंद्र, मणींद्र, देवेंद्र या विजेंद्र। तो जो उनके साथ उनके सहपाठी थे और उनके नाना अघोरनाथ के बेटे भी थे, तो वो हमारे कौन थे? वो थे हमारे मणींद्र जी। प्रश्न संख्या 25 है, केदारनाथ ने देवी को क्या सजा सुनाई? अब केदारनाथ क्या हुआ भाई, पढ़ाई कर रहे थे, उसने लालटेन बुझा दी थी, है ना, याद है, बत्ती बुझा दी थी, याद होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। तो उसमें नाना गुस्सा हो गए केदारनाथ जी, तो उन्होंने क्या सजा सुनाई, क्या कहा था? अस्तबल में बंद कर देने की, खाना बंद कर देने की, घर से निकाल देने की, या कमरे में बंद कर देने की। तो उन्होंने सजा क्या सुनाई थी? इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो। तो अस्तबल तो आप लोग जानते हो ना, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, तो उनको क्या बोला गया था? इसे अस्तबल में ले जाकर बंद कर दो। प्रश्न संख्या 26 है, देवी ने जगन्नाथ शब्द का क्या संधि विच्छेद किया था? अब देवी जो है वो जगन्नाथ जी का जो क्या संधि विच्छेद करते थे? जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ या जगन्नाथ। तो उसने जो संधि विच्छेद किया था वो था जगन्नाथ। ये जगन्नाथ का वो संधि विच्छेद करते थे। भाई बच्चे होते हैं ना, अब आज आप होते हैं कि किसी किसी का नया नया नाम रख देते हैं, कुछ रख देते हैं, होता है, तो वही चीज इन्होंने रखी, क्या? जगन्नाथ नाम रखा था। प्रश्न संख्या 27 है, शरद के क्या क्या शौक थे? अब शरद को क्या चीजें थी जो उसे करनी बहुत अच्छी लगती थी? उपवन लगाना, पशु पक्षी पालना, तितली उद्योग या उपरोक्त सभी। तो उसे ये सारी चीजें ही करना बहुत अच्छा लगता था। तो सही क्या है? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 है, शरद को कौन कौन से खेल खेलना पसंद था? वो कौन से ऐसे गेम्स हैं जो उसे बहुत अच्छे लगते थे? पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, सॉरी लड्डू नहीं है, लट्टू घुमाना है। फिर है उसके बाद गुल्ली डंडा खेलना या उपरोक्त सभी। तो उसे क्या था? लट्टू घुमाना और गुल्ली डंडा खेलना, उपरोक्त सभी। तो सही जो ऑप्शन है उसे ये सारी चीजें ही अच्छी लगती थी। तो यहां पर हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या आ गया हमारा 29। शरद के हाथ जो पुस्तक लगी वह कौन सी पुस्तक थी? उसे एक पुस्तक हाथ लगी थी। आपने मतलब देखो, उनको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन ये स्कूल की पढ़ाई से अलग उनके और ज़्यादा पढ़ाई करने उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो जो पुस्तक उनके हाथ में लगी वो पुस्तक कौन सी थी? शब्दकोश, ज्ञान कोश, संसार कोश या संदर्भ कोश? जो उन्हें लगी थी वो थी इनकी संसार कोश।
उस कोश से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि भाई संसार कोश का मतलब क्या हुआ ना, उसमें बहुत सारा ज्ञान, जैसे हम लोग शब्दकोश हैं तो उसमें शब्दों का खजाना रहता है, कितने ही तरह के आप शब्द उसके अंदर देख लो, सब कुछ होता है। लेकिन जो ये हमारा संसार कोश रहता है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इतनी जो संसार की हर एक चीज़, जहाँ वैज्ञानिक खोज है, रहस्य हैं, मंत्र तंत्र है, सभी कुछ रहता है। तो वो पुस्तक इनके हाथ लगी थी, जिसे इनको पढ़ने में बहुत मजा आता था। प्रश्न संख्या 30 है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कब हुआ? अब देखिए यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित हुई शरद चंद्र जी की जीवनी है। तो उनके जीवन का कुछ हिस्से यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन उनसे संबंधित कई चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं शरद चंद्र से संबंधित। तो शरद चंद्र जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाले हैं, ताकि आप उनको ठीक से समझ सको कि यहाँ पर वो कहना क्या, मतलब जैसे उनका जन्म है, मृत्यु है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ क्या दिया है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1871 में, 15 सितंबर 1872 में, 15 सितंबर 1874 में, 15 सितंबर 1876 में। तो कब जन्म हुआ है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का? 15 सितंबर 1876 में, यानी कि 15 सितंबर 1876 में। प्रश्न संख्या 31, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ? अब उनका बर्थ प्लेस क्या है जहां वो जन्मे? देवानंदपुर, आनंदपुर, बिलासपुर या विजयपुर? तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था देवानंदपुर में। तो देखिए दो जगहों के नाम दिए हैं, भागलपुर और देवानंदपुर। भागलपुर वो जहां उनका जन्म हुआ और कुछ साल तक रहे, फिर जब आर्थिक विपत्ति आई तो वो कहाँ चले गए? भागलपुर। भागलपुर में उनके नाना के यहाँ, जब उनके यहाँ सब कुछ ठीक लगता, कुछ साल वहाँ रहे, फिर जब वहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो फिर वो वापस देवानंदपुर आ गए थे। तो ये उनकी जीवनी में सारी चीज़ें मेंशन है, तो पहले आप ध्यान से जीवनी पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देवानंदपुर और भागलपुर में जो उनका रहने का जो टाइम है उसको लेकर आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 32 है। 32 में क्या दिया है, शरद चंद्र की ऐसी कौन सी रचना है जिस पर 12 से अधिक फिल्में बन चुकी हैं? अब उनकी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 12 से अधिक भाषाओं में फिल्में बन चुकी हैं? ये ध्यान रखना, 12 से अधिक नहीं, मतलब 12 से अधिक भाषाओं में बन चुकी हैं। चरित्रहीन, सुभद्रा, श्रीकांत या देवदास? तो ये इनका जो फेमस जो उपन्यास रहा वो है देवदास, जिसमें 12 से अधिक भाषाओं में फिल्में बनी हैं। प्रश्न संख्या 33 है, शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं? अब देखिए वो फेमस जो है स्टोरी राइटर है, यानी कि प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और कुछ फेमस कहानियां भी लिखी हैं, तो उनके उपन्यास ज़्यादा रहे हैं। तो उसमें से कुछ उपन्यास आपके लिए यहाँ पर हैं। पद के दावेदार, देहाती समाज, देवदास, बड़ी दीदी, ब्राह्मण की बेटी, बैरागी, परिणीता, सुभद्रा या उपरोक्त सभी? तो ये जितने भी नाम हैं ये सभी शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास के ही नाम हैं। तो यहां हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में क्या दिया गया है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन से हैं? अब जैसे मैंने उनको बताया कि इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं। तो अब उपन्यास तो मैंने कुछ बताया आपको, लेकिन कुछ प्रसिद्ध कहानियां भी हैं। तो वो कहानियां कौन सी हैं? सती तथा अन्य कहानियां, बिलासी, गुरुजी, अनुपमा का प्रेम या उपरोक्त सभी? तो ये जो उपरोक्त जितने भी ऊपर नाम दिए गए हैं ये सभी जो हैं आपकी प्रसिद्ध कहानियों के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का देहावसान कब हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई है?
15 जनवरी सन 1937, 16 जनवरी सन 1938, 18 जनवरी सन 1938, 18 जनवरी सन 1937। तो उनका जो जन्म उनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 16 जनवरी 1938 को। तो ये कुछ ऐसे लास्ट के क्वेश्चन थे जो शरद चंद्र जी की लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे कि हो सकता है आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन 5 क्वेश्चंस को मैंने थोड़े से अलग से ऐड किया। तो यहाँ ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हुआ। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते रहिए। इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और चैप्टर के साथ ही साथ पूरी बुक भी समाप्त हो गई है अंतराल की। तो अभी हमारी नेक्स्ट बुक बाकी है, तो उसके भी क्वेश्चंस लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे ही सब्जेक्ट के और सारी ही क्लासेस के वीडियोस प्रोवाइड करता है आपकी पढ़ाई के लिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, करते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते रहिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपनी नई बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के चैप्टर्स के MCQs लेकर आएंगे। तो बस मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।